नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। लगातार आज न्यूज इंडिया पर हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज दरअसल 3 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो दूसरे चरण का चुनाव यहां पर हो रहा है। वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। दोनों ही राज्यों में एक एक चरण में चुनाव हो रहा है। हर अपडेट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी में 1 बजे तक 39.7% मतदान हुआ है। सहारनपुर में 1 बजे तक 42.44% मतदान हुआ है। बिजनौर में 1 बजे तक 38.64% का मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 1 बजे तक 42.28% वोटिंग हुई। रामपुर में 1 बजे तक 40.10% की वोटिंग हुई है। संभल में 1 बजे तक 40% का मतदान रहा। बदायूं में भी 35.57% की वोटिंग हुई है। बरेली में 1 बजे तक 35.47% वोटिंग हुई है। अमरोहा में 40% की वोटिंग हुई है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, अपनी सरकार चुन रहे हैं, अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। जनता के हिसाब से, मतदाताओं के हिसाब से जिस पार्टी पर उन्हें भरोसा है, जिसके प्रत्याशी के वादों पर उन्हें एतबार है, उसे यहां पर वोट दिया जा रहा है। लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में ये वोटिंग जो है ये किस ओर जाएगी? क्या अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का, वो स्थिति एक बार फिर से देखने को मिलेगी या फिर तस्वीरें कुछ उलट हो सकती हैं? यहाँ पर हर पार्टी ने दावा किया है जीत का। क्या ये दावे जो है ये हकीकत में बदलेंगे और किस पार्टी को जनता का अपार समर्थन देखने को मिलेगा? किस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया जाएगा? ये सब कुछ मतदाताओं के हाथ में है और इसीलिए न्यूज इंडिया भी आपसे लगातार अपील कर रहा है, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। तो दूसरे चरण का आज चुनाव है उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद की अगर बात कर लें तो 1 बजे तक 42.28% की वोटिंग है। रामपुर में 40.10% की वोटिंग। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 1 बजे तक वोट शेयर कितना है। संभल में 40% की वोटिंग अब तक हो चुकी है। संभल, बदायूं ये वो जिले हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। मतदाता अपने मताधिकार का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए और अपनी मर्जी की सरकार चुनिए। 1 बजे तक के ये वोटिंग परसेंटेज है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है। आजम खान के बड़े भाई मोहम्मद शरीफ आलम अपना वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। रामपुर में आजम खान साहब की गैर मौजूदगी में उनका परिवार लगातार न सिर्फ अपना वोट डाल रहा है बल्कि वोटर्स को मोटिवेट भी कर रहा है कि वो वोट डालें आके। आजम खान साहब के बड़े भाई मोहम्मद शरीफ साहब अभी अभी वोट डाल के आए हैं। सर, पहले तो आप अपनी इंक दिखा दें। आप देखिए, वोट कास्ट कर दिया है मोहम्मद शरीफ साहब ने। अब ये बताइए कि ये चुनाव बीते चुनाव से, और जो 1-2 नहीं है, आधी सदी का चुनाव आजम साहब यहाँ से जीतते रहे हैं, तो ये चुनाव कैसे अलग था? ये चैलेंजर्स नहीं थे पहले, कभी इतनी नफरत नहीं थी कभी। ये मेरी तो आज 76 साल की एज हो गई, 36 साल में गवर्नमेंट में अफसरी करके आया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। मैं अकेला मुसलमान होता था डिपार्टमेंट में उस वक्त। मैं कालागढ़ में 73 में जब नहीं था, आई वॉज सिंगल। मैंने कभी फीस ही नहीं किया कि मैं क्या हूँ, लेकिन अब डर लगता है। लेकिन सर, ये जो हिंदू मुसलमान का मसला है, ये हम देखते हैं कि जब पोलराइजेशन होता है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, नई पीढ़ी हैं,
अच्छा नहीं लगता है, और जब पोलराइजेशन होता है तो इसका फायदा दोनों तरफ से उठाते हैं। देखिए, एडवाणी साहब कम पढ़े लिखे हैं, एडवाणी साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बट ही इज द मोस्ट क्रिमिनल। उन्हें नहीं आग लगाई है रस चला के। आप ये ना समझे कि पढ़ा लिखा है तो बड़ा वो जस्टिफाइड होगा और सेकुलर होगा। गांव का देहाती ज़्यादा सेकुलर है। मैं तो किसानी भी है, गांव देहातों में नहीं है। शहरों में जाइए, पढ़े लिखे हैं, दे आर मोर क्रिमिनल, यही आग लगाते हैं। तो इस आग में जलते भी सब हैं और रोटी भी सब सेकते हैं? नहीं, वो नहीं जलते ना, उनकी तो आमदनी होती है, इनका होती है यार। अच्छा, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि देखिए, इस बार परिवार के ऊपर चूंकि आज़म साहब नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनका भी चुनाव है और इधर अब्दुल्ला आज़म भी इस बार से कैंडिडेट हैं, तो कैसे मैनेज किया परिवार ने, किस तरीके से? आप बुजुर्ग हैं। आज़म खां का उनके घर वाला कोई मैनेज नहीं करता है, लोग खुद कर लेते हैं मैनेज। दफ्तर जाते हैं, खुद अपने बस्ते उठाते हैं, ना कोई पैसा लेते, ना दोपहर का लंच। आपने देखा किसी के पास कोई डिब्बा तक नहीं हुआ खाने का। यहाँ लोग उनके इलेक्शन खुद ही लड़ा देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम तो दीवाने हैं आज़म साहब के। पहला जब हुआ था इलेक्शन, आई वाज सेंट, ये शुरू की बात है, तो आज़म खां से मैंने पूछा, यार कितना खर्च हुए? बोले खर्च तो ठंडी नहीं हुई, 20,000 की इनकम हुई, हार पड़े समझे। तो उनका इलेक्शन तो ऐसे ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि वोट डालने वाला एक आम आदमी ही होता है और आप तो सरकारी डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, ये जो दौर बदल रहा है सियासत का, इसको आप किस तरीके से आंकेंगे? और ख़ास तौर से तब जब समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, बड़े सब टू स्टार वेरी सावर, बड़े कड़वे। ये है ट्रांजिशन पीरियड, बहुत बदल रहा है। ये एक लाइन है। एक एस्ट्रोनॉमर है समीर शर्मा, वो कह रहे थे कि 2022 जो है वो इंडिया में सिविल वार का टाइम है। एग्जैक्टली दिस इज सिविल वार। अब वो ज़माने नहीं रहे तोपों से चलाने और कि वो सिविल वार हो, ये भी सिविल वार है। ए फाइट बिटवीन सेकुलर एंड दिस बाईगॉड्स, ये जितने कट्टरपंथी है, ये एक सिविल वार का टाइम है यहाँ। इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शरीफ साहब, जो आज़म खान साहब के बड़े भाई हैं। उन्होंने बड़ी तबीयत से अलग अलग मसलों पर अपनी राय रखी है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, हाँ, हिंदू मुसलमान, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पे उन्होंने अपना मन रखा है, अपनी बात रखी है। और जाहिर सी बात है कि कुछ इस तरीके की बातें जब आती हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं समाज पर और चुनाव के दिन वोटर्स पर भी जाता है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, रामपुर। तो लगातार वोटिंग हो रही है, मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि घर से निकलिए, मतदान कीजिए। लेकिन जब आप मतदान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको मतदान करना है, लेकिन अपना मत दान नहीं करना है। बिल्कुल, तो लगातार निकलिए। चलिए खबरों में आगे रुख करते हैं। नामांकन के अलावा न्यूज़ इंडिया ने अनिल राजभर से खास बातचीत की। इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर यहाँ पर हैं और उन्होंने अपना नामांकन जो है आज किया है। ये बता दूं कि अनिल राजभर जो है दूसरी बार यहाँ से कैबिनेट मंत्री का पर्चा दाखिल किया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनिल राजभर के संग में जो हुजूम है, जो उनके कार्यकर्ताओं में जो हुजूम देखा जा सकता है, सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनिल राजभर जो है नामांकन करने के लिए पहुँच रहे हैं और काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में अगर देखा जाए तो काफ़ी उत्साह भी है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो अनिल राजभर जी ये बताइए कि सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके सम्मानित दर्शकों को। अनिल राजभर जी, आप शिवपुर विधानसभा से दूसरी बार जो है कहा जाए तो प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार को चुनाव को लेकर के? कुछ नहीं, लोग दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई अपने में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होना सुनिश्चित है। आप देख रहे हैं जिस तरह से किसानों का, हमारी माँ बहनों का, नौजवानों का, विशेष तौर पर सम्मानित बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद आज मोदी जी को, योगी जी को, उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर बात किया जाए तो भारतीय सुहेल देवपादी यानी कि सपा समर्थक गठबंधन से लोग अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये लड़ाई जो है राजभर वर्सेस राजभर होगी या सिर्फ अनिल राजभर रहेगी? सिर्फ अनिल राजभर रहेगी। सपा बसपा
के गठबंधन का हश्र शिवपुर विधानसभा में क्या हुआ था आपने देखा है। सपा बसपा गठबंधन का हश्र हमारी विधानसभा में क्या हुआ ये आपने देखा है। तो बाकी लोगों का क्या विसात है। पिछली बार आपने लगभग कहा जाए तो 50,000 से ज़्यादा मतों से आप लगभग जीते थे, इस बार के क्या उम्मीद है? 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। कहा है कि इस बार जो होगा है 1 लाख से ज़्यादा मतों से वो जो है जीतेंगे। और खासकर अगर कहा जाए तो शिवपुर विधानसभा में अनिल राजभर दूसरे बार जो है पर्चा दाखिल किया है। हमारे साथ स्टूडियो में निपुण जी भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है इनके क्या मायने हैं। शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से ही करेंगे। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर हम बात कर लें, आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है आज जिस तरह से मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, आप हम इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान देख रहे हैं, जिन्ना देख रहे हैं, कश्मीर देख रहे हैं, ये मुद्दे आज इलेक्शंस में आ रहे हैं। जबकि अगर हम बात कर ले तो देखिए कि मुद्दे क्या होने चाहिए। मुद्दा सड़क का होना चाहिए, मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, अस्पतालों का होना चाहिए, सड़कों का होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दे तो कहीं विलुप्त नजर आते हैं इन इलेक्शंस में। देखिए क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव भी देश के अंदर हो रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो भी चुनाव का एक हिस्सा होते हैं। ये कहना कि पाकिस्तान, जिन्ना, चीन इस तरह के मुद्दे प्रभावित नहीं करते, मैं इस बात से पूर्ण सहमत नहीं हो पाता। क्योंकि जो जागरूक हैं और ख़ास तौर से युवा, वो इन बातों को बहुत ध्यान से देखता है कि मेरे देश के लिए क्या चुनौती बनी हुई है। कश्मीर मुझसे दूर नहीं है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है। तो राष्ट्र की जो फीलिंग है, अगर कश्मीर में कुछ भी होता है या कन्याकुमारी केरल में कुछ भी होता है, कर्नाटक में कुछ भी हो रहा है, तो कर्नाटक के समर्थन में या विपक्ष में आपको पूरे देश के अंदर आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों का प्रभाव राजनीति में पड़ता है। तो राजनीति में अगर हम बात करते हैं, जब मतदाता वोट देने जाता है चुनाव के अंदर, तो वो 2 चीज़ें दिमाग में रखता है कि राष्ट्रीय महत्व को भी ध्यान में रखता है और अपने स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अगर हम युवाओं की बात करें रोजगार को ध्यान में रखेगा, महिलाओं की बात करें तो सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान रखेंगी, अपने किचन के मुद्दों को ध्यान रखेंगी। हर वर्ग अपने मुद्दों को ध्यान में रखता ही रखता है। लेकिन जब वो भारत का नागरिक है तो भारत से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको वो दरकिनार करें, ये भी संभव नहीं है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। निपुण जी, ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो 2 चरण हैं, पहले चरण में भी बीजेपी की अगर हम बात कर लें और अगर इस चरण में, क्योंकि मौजूदा अगर हम देखें तो हालात में बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं? किसान आंदोलन का असर हमने पहले चरण में बहुत ज्यादा देखा। इस बार वोट शेयर जो है वो बढ़ के आ रहा है, लोग लगातार वोट कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदाता तो जागरूक है। लेकिन क्या ये वोटिंग शेयर जो बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब जनता बढ़ चढ़कर वोट देती है तो मतलब बदलाव की बयार जो है वो बहने वाली है। देखिए दोनों चीज़ें हैं। अब अगर हम बीजेपी की बात करें कि बीजेपी की दोबारा पावर में आएगी या नहीं आएगी, मुद्दे कौन कौन से रहेंगे। देखिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा है भी और रहेगा भी, क्योंकि एक बड़ा जनमानस उस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ था और अब से नहीं, बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। तो हम ये माने कि मंदिर बन गया तो मुद्दा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। जनता के मन में वो मुद्दा भी है। किसानों का एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि किसानों ने करीब 1 साल से अधिक समय तक आंदोलन चलाया, तो उससे पूरा का पूरा एक माहौल, एक एनवायरनमेंट बना, किसानों के पक्ष में बना और किसान जिस तरफ गए उधर की तरफ माहौल बना। लेकिन एक बात ये भी है कि एक बड़ा तबका होता है साइलेंट वोटर। हम जिस वोटर को मीडिया भी हम सब लोग कंसीडर करते हैं, वो उस वोटर को कंसीडर करते हैं जो बोलता है, टीवी के सामने बोलता है, कैमरे के सामने बोलता है, पब्लिकली बोलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो साइलेंट है, जो बोलता नहीं है। तो उस वोटर को अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और रही बात कि बहुत चढ़कर वोट मतदान किया जाए, मैं आज ही कानपुर देहात में मोदी जी की रैली का भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी बात बोली कि जो पहली बार वोट कर रहे हैं, यानी कि 18 साल के जो युवा वोट कर रहे हैं, वो बड़ी संख्या में जाके क्या करें, वोट डालें। तो देखिए युवा भारत है, तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं 60-65% आज भारत में युवा है और ये युवा बढ़ चढ़ कर वोट में भाग ले रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना एक ये भी कारण है कि युवा की बहुत अधिक क्या होना, भागीदारी होना, कहाँ पर, चुनावों के अंदर।
बिल्कुल निपुण जी, हमारे साथ हमारी संवाददाता रागिनी भी है। रागिनी, इस वक्त क्या देख पा रही हैं आप? मतदाताओं में किस तरह का एक उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि पहले घर का काम और उसके बाद मतदान। तो शुरुआत में तो वोट शेयर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ये जो वक्त है, जब दोपहर का वक्त हम देखते हैं तो वोट शेयर जो है वो बढ़ने लगता है। और अब अगर देखा जाए तो वक्त भी बहुत कम बचा है, क्योंकि अब एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो चुका है वोटिंग टाइम खत्म होने में। सुबह से ही लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और हम कई बूथ पे जा चुके हैं जहां पर भारी तादाद में मतदाता मौजूद है और अपना वोट दे रहे हैं। और आप देख सकती हैं कि लगातार लोगों की भीड़ आती जा रही है और कम होने का नाम नहीं हो रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि यूपी में ये कहा जाता है कि पहले घर का काम फिर बाकी काम, लेकिन यहाँ पर शायद ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है कि पहले वोट फिर घर का काम। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता आ चुकी है, क्योंकि 5 साल बाद वो वोट देने निकले हैं तो उनको पूरा हक है अपने मत देने का। वोट देकर वो अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हैं और घरों से निकलकर वोट देने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि विकलांग भी आ रहे हैं, जो चलने में असमर्थ है वो भी आ रहे हैं। किसी न किसी तरह से व्हील चेयर भी उनके लिए मौजूद की गई थी कि वो वोट अपना दे सके। चाहेंगे आपसे कि आपकी वहां पर जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत हुई होगी, किन मुद्दों पर वो वोट दे रहे हैं? हमारे साथ निपुण जी लगातार बने हुए जो बता रहे हैं कि देखिए जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनका असर भी इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो बरेली की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दे रही है, वहां के मुद्दों पर वोट दे रही है, या फिर राज्य के हिसाब से जो मुद्दे हैं उन पर वोट दे रही है? देखिए, हर मतदाता का अपना अलग अलग मुद्दा है और ज़्यादातर लोगों का मुद्दा होता है विकास का। लोग कह रहे हैं विकास कहाँ है, विकास नहीं हुआ है। बहुत लोगों का कहना है विकास हुआ है। बहुत लोगों का कहना है कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि महिलाओं पे काफ़ी काम किया गया है, उनको आगे बढ़ाया गया है और काफ़ी ऐसे मॉडल लाए गए हैं जिनसे उनको सुरक्षा व्यवस्था भी मिली है। तो हर एक अलग अलग मुद्दा है। ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने वाला मुद्दा है वो किसान मुद्दा है कि एक तरह से देखा जाए तो कहा जाता है कि किसानों के लिए सब कुछ है, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे मतदाता कह रहे हैं कि किसानों के लिए अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो हर मुद्दा सामने आ रहा है और हर मतदाता के अलग अलग मुद्दे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग और हम उन्हीं से सीधे पूछते हैं कि उनका क्या मुद्दा है चुनाव देने का। मेरा तो आप ये बताइए कि आप वोट देने आए हैं और इस बार सरकार चुनने का हक है आपको, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और वही होती है जो सरकार बनाती भी है और गिराती भी है। तो आपका मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो है, मेन इशू है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। जो गवर्नमेंट हमें सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाए, डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो, चिकित्सा पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो, उस गवर्नमेंट को लाने के लिए हमारा मेन फोकस है। मेन फोकस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे है। सेफ्टी सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, जितनी ज़्यादा महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, उतना ही हम लोग सेफ हैं। जितना रोड्स के ऊपर, लाइट के ऊपर जितना जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, उस गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। उसी को हम लोग चाहेंगे कि वही गवर्नमेंट आए, तो इसके ऊपर ध्यान। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार होनी चाहिए जो इन बातों का ध्यान रखेगी? जो सरकार इस चीज़ पर ज़्यादा विशेष वो कर रही है, जोर दे रही है, जिसका फोकस ज़्यादा है इन सब चीज़ों पर, उसी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होने के नाते आपने वोट भी दिया होगा। आप अभी 18 की नहीं हुए? नहीं मैम, 23 के हैं। तो आप ये बताइए कि आपका जो मेन मुद्दा, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? किसकी सरकार देखना चाहते हैं कि आपको लगे कि इस सरकार के आने से बदलाव आएगा या विकास आएगा, जो कि अभी तक आपको क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ है? मैम, बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है और मैं यही चाहूँगा कि दोबारा भी बीजेपी की सरकार आए, जिससे स्टूडेंटों की काफ़ी लाभ है। मतलब पुरानी सरकारों में ज़्यादा घूसखोरी होती थी, बीजेपी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार आए। क्योंकि बीजेपी की सरकार में अभी जब बजट आया था तब कहा गया था कि ज़्यादातर नौकरियां दी जाएंगी। तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैम, जैसा कि अभी बीजेपी की सरकार थी तो उसमें भी काफ़ी रोजगार मिला है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी, पुलिस में, शिक्षक भर्ती में काफ़ी जगह मिला है। बस ये थोड़ी लेट हुई थी, लेकिन पूरी हुई हैं वैकेंसियाँ और आगे भी यही होगा। तो ज़्यादातर जो मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग मत है, अलग अलग अपनी
अपनी जो मन की बात है, जिसे कहते हैं मन की बात, वो रख रहे हैं और उसके उस नतीजे पर वो घरों से निकलकर वोट देने आ रहे हैं ताकि वो सरकार का सही चयन कर सके। करते हैं और यहाँ पर हमारी संवाददाता रागिनी ने युवाओं से बातचीत की है, उनके मन की बात जानने की कोशिश की है कि आखिर युवा क्या सोचता है। निपुण जी, युवा की अगर बात कर ले तो देखिए, जिस तरह कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, ऐसे ही अगर बच्चे देश का भविष्य हैं तो ये युवा जो हैं ये रीढ़ की हड्डी है और इनके मन की बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी संवाददाता ने भी कोशिश की उनके मुद्दे जाने। आप क्या कहेंगे? युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी, जो उम्मीदें युवाओं का कहना है कि पूरी होती नजर नहीं आई उन्हें। नहीं, देखिए, जैसे अभी रागिनी जी सुन रही थी और बता रही थी कि युवा कह रहा था कि नौकरी मिली है, थोड़ा लेट हुई है, अभी आज लेट हुई है, और ये फैक्ट है। देखिए, युवा आज बहुत समझदार है। आज वो युवा नहीं है कि जो पहले 10 साल पहले होता था कि वो न्यूज़ के ऊपर, या आज वो सोशल मीडिया से बहुत अवेयर है। और हम जानते हैं कि केवल रोज़गार के लिए सरकारी जॉब निकलना ही पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा हम देखते हैं स्टार्टअप के थ्रू कितना फंड गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो जो युवा है, जो चाहता है कि मैं क्या बनूं, जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनूं, तो उस तरह का जो युवा की मानसिकता वो देख रहा है, पूरी दुनिया को देख रहा है कि पूरी दुनिया किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, मुझे भी देश को लेकर आगे जाना है। तो हाँ, सरकारी नौकरी का एक रहा है, हमेशा रहा है, और वो हर सरकारों में रहा है। लेकिन हम ये कहें कि वर्तमान सरकार ने सरकारी नौकरियां नहीं दी हैं, ये कहना भी गलत है। जैसे आप पुलिस में देखें, आप एजुकेशन के अंदर देखें, हर सेक्टर में जॉब निकली हैं और डाटा भी सामने आया है। हाँ, लेट हुआ वो बात अलग है, लेकिन दूसरी पहलू ये भी देखना है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि रोजगार को बढ़ाने के लिए कितने अलग अलग तरीकों की अगर खोज कर रही है। तो आज का युवा बहुत समझदार है, वो देख रहा है, जान रहा है कि कौन मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि एक बीजेपी के मंत्री ही थे जिन्होंने कहा था कि युवाओं में वो काबिलियत ही नहीं और इसीलिए उन्हें रोजगार भी नहीं मिल रहा है। चलिए, हम आपके पास लौटेंगे, आज भी आगे भी जानेंगे कि आखिर ये जो समीकरण बन रहे हैं, किन समीकरणों पर आगे बातचीत होगी। हमारे साथ शुभम पांडे जुड़ गए हैं, गोवा से हैं। शुभम, गोवा के इलेक्शंस में आप लगातार ग्राउंड जीरो से जो हकीकत है वो जान रहे हैं। गोवा में फिलहाल ये देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ चढ़कर मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो रहे हैं, वोट शेयर वहां पर बढ़ रहा है। क्या ये माना जाए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो निकलकर सामने आ रहा है, या फिर कुछ और वजह है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो गोवा के रहवासी हैं वो अपने मतों का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं। 1 बजे की आंकड़े की बात करें तो गोवा में तकरीबन 44.62% मतदान हो चुका है। इस वक्त हम ऐसे ही एक पोलिंग बूथ पे मौजूद है जहां पर आप तस्वीरों में देखते हैं काफी तादाद में जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अपने मतों का अधिकार कर रही हैं, क्योंकि 5 साल में चुनाव एक बार आता है। यही वो मौका होता है जब इन्हें अपनी सरकार चुनने का होता है, किस तरीके से सरकार चाहती है। जिन जिन चीजों की 5 साल में कमी खली है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महिलाएं जो है आज वोट डालने जा रही हैं, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे कि पुरुषों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन दोपहर जैसे ही ढलती, शाम दोपहर धूप जैसे ढलती थी, महिलाओं की तादाद जो है वो ज्यादा हो चुकी है। कुल मिलाकर 1 बजे के आसपास जो आंकड़े आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, 44% से जो ज्यादा वोट है वो अब तक डाले जा चुके हैं और अब तक कुछ घंटे और बचे हैं। तो कयास लगाया जा रहा है कि इसी तरह से अलग अलग पोलिंग बूथ पे भी जो है लोग घरों से बाहर निकलेंगे, बढ़ चढ़कर अपने मतों का उपयोग करेंगे और अपने इलाके से जो इनकी जो समस्याएं हैं कि गोवा में पिछले कुछ 5 सालों में क्या हुआ था और 5 साल आगे गोवा में ये क्या चाहती हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो है वोट डालने के लिए इस वक्त कतारों में खड़े हैं। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। हालांकि कोरोना के मामले अब कम हुए, लेकिन फिर भी 2 गज की दूरी जो है वो यहाँ पर लोगों से बनाए रखने की अपील की गई है। जी देखिए, बिल्कुल शुभम, मामले जरूर कम हुए लेकिन लापरवाह अभी भी हमें नहीं होना है। शुभम, आप बने रहिए, रागिनी आप भी बने रहिए, हमारे साथ निपुण जी भी हैं, आप सभी का रुख करेंगे।